आज की कहानी दो ऐसे क्लासमेट्स के बारे में है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोनों के बीच हमेशा तकरार रहती है और वे एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन किस्मत उन्हें ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वे महीनों तक एक सुनसान आइलैंड पर साथ फंसे रहते हैं। वहां उन्हें सिर्फ प्रकृति, डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों वहां कैसे जिंदा रहते हैं और साथ रहते हुए उनके बीच क्या क्या अजीब और खतरनाक घटनाएं होती हैं। यही हम इस पूरी कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की एक खूबसूरत और होशियार लड़की से, जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। एमा अपने स्कूल की सबसे लोकप्रिय स्टूडेंट्स में से एक है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं और लगभग हर कोई उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं, जो एमा से बिल्कुल उलट स्वभाव का लड़का है। वह काफी आलसी है और सुबह देर से उठता है। उठते ही वह बाथरूम में जाकर जल्दी से ब्रश करता है और फिर सीधे आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पिता जैक उसे याद दिलाते हैं कि अगर वह ऐसे ही करता रहा तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। उधर एमा अपनी छोटी बहन स्टेसी के साथ घर से निकलती है। उनकी माँ बारबरा उन्हें कार से स्कूल छोड़ने आती हैं। स्कूल पहुंचते ही एमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज से मिलती है और दोनों बातें करने लगती हैं। तभी वहां स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आता है और एमा को हाय कहता है। यह देखकर लिज मजाक मजाक में एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसन सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे स्कूल बस ट्रिनिटी आइलैंड के एजुकेशनल ट्रिप के लिए रवाना होगी। वह आगे कुछ और जानकारी देने ही वाले होते हैं कि तभी एमा क्लास में थोड़ी देर से पहुंचती है। उसी समय पीछे से आते हुए डीन उससे टकरा जाता है और मजाकिया अंदाज में उसे सॉरी शहजादी कह देता है। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियनसन ट्रिप के नियम और प्लान समझाते रहते हैं। तभी लिज धीरे से एमा को बताती है कि डीन भी इस ट्रिप पर जा रहा है और वह सिर्फ इसलिए जा पा रहा है क्योंकि उसके पिता ने पैसे देकर उसकी जगह पक्की करवाई है। यह सुनकर वह डीन की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाती है। लंच टाइम में लिज अपने दोस्तों को सुबह की सारी बात बताती है, कैसे स्टीफन ने एमा से बात की। वह मजाक में कहती है कि इस ट्रिप के दौरान उनके पास पूरा 1 हफ्ता होगा जिसमें वे एमा और स्टीफन को और करीब ला सकते हैं। लेकिन एमा इस बात को हल्के में टाल देती है और कहती है कि उन्हें इन सब चीजों की बजाय ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। जब वे सब बातें कर रहे होते हैं तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है। वह एक चाकू से सेब काट रहा होता है। थोड़ी ही देर में मिस कोलियर नाम की टीचर वहां आती हैं और डीन को स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती है। इसके बाद वह उसे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। इस घटना के बाद लिज अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर ही रहना चाहिए, खासकर तब जब स्कूल का एक हैंडसम और पॉपुलर लड़का उसे पसंद करता हो। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। घर से निकलते वक्त वह अपनी माँ बारबरा और पिता फील को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसे इस ट्रिप पर जाने की अनुमति दी। दूसरी ओर डीन इस ट्रिप पर जाने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता, लेकिन उसके पिता जैक उसे समझाते हैं कि स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी कोशिश करके उसे इस ट्रिप में शामिल करवाया है। आखिरकार डीन अनमने मन से जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद मिस्टर क्रिश्चियनसन सभी स्टूडेंट्स को बस में बैठने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन फिर से एमा से हालचाल पूछता है और यह देखकर लिज उसे दोबारा चिढ़ाने लगती है, लेकिन एमा इस बार उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ ही समय बाद बस ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाती है। वहां उतरते ही मिस कोलियर सबको बताती हैं कि वे थोड़ी देर तक पूल में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले सभी को वापस आना होगा क्योंकि असली कार्यक्रम अगले दिन से शुरू होगा। थोड़ी देर बाद एमा और उसके दोस्त पूल एरिया में पहुंचते हैं। वहीं एमा की मुलाकात फिर से स्टीफन से होती है और सब मिलकर पानी में मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ डीन अकेले बालकनी में खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। उसी शाम एमा की दोस्त दौड़ती हुई आती है और बताती है कि स्टीफन ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया है जो पास में खड़ी एक लोकल बोट पर हो रही है। पहले तो एमा जाने से मना कर देती है, लेकिन दोस्तों के बहुत मनाने के बाद वह तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में वे सभी उस बोट पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमा अपनी दोस्त हेलन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टीफन पर पड़ती है जो किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। यह देखकर एमा को बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप वहां से जाने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी दूरी से यह पूरा सीन डीन भी देख रहा होता है। तभी डीन हल्के तंज भरे अंदाज में एमा से कहता है
कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पार्टी में खूब मजे कर रहा है। यह सुनकर एमा तुरंत जवाब देती है कि उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दोनों की यह बहस अभी चल ही रही होती है कि अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि इस स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस सभी लोगों को बोट के आगे वाले हिस्से में इकट्ठा होने का आदेश देती है। उसी अफरा तफरी में एमा का पैर फिसल जाता है और वह सीधे समुद्र में गिर पड़ती है। डीन यह सब देख लेता है और बिना देर किए उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। काफी कोशिश के बाद वह एमा को संभालकर पास खड़ी एक छोटी बोट तक ले आता है। वह छोटी बोट असल में बड़ी पार्टी बोट से रस्सी के सहारे बंधी हुई थी। डीन तुरंत उस रस्सी को काट देता है। जब एमा उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो डीन कहता है कि वह पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। उसका प्लान था कि जब पुलिस वहां से चली जाएगी तब वे वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में छोटी बोट लहरों के साथ तेजी से दूर जाने लगती है। तभी आसमान का मौसम भी बदलने लगता है और तेज तूफान आने के संकेत दिखने लगते हैं। डीन जब बोट को संभालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कोई मोटर ही नहीं है। तभी अचानक सामने से एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ती है और दोनों मजबूती से बोट को पकड़ लेते हैं। काफी देर तक तूफानी लहरों से जूझने के बाद आखिर सुबह हो जाती है। पूरी रात भटकने के बाद वे दोनों अरब सागर के बीच कहीं दूर निकल आए होते हैं। डीन अपना फोन चेक करता है लेकिन वह बंद हो चुका होता है। फिर वह एमा से उसका फोन मांगता है मगर उसके फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा होता। एमा थोड़ी नाराजगी से कहती है कि अगर वे पार्टी बोट के पास ही रहते तो शायद ऐसा न होता। डीन उसे शांत रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि कोई ना कोई उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। तभी एमा की नजर दूर समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड पर पड़ती है। यह देखकर डीन तुरंत बोट को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करने लगता है। काफी मुश्किलों के बाद दोनों आखिरकार उस आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं। किनारे पर उतरते ही एमा फिर से फोन में नेटवर्क खोजने की कोशिश करती है लेकिन यहां भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी डीन को बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वह संभाल कर अपने पास रख लेता है। अब दोनों इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगते हैं कि शायद आइलैंड के अंदर कहीं उन्हें मदद या कोई रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियनसन ट्रिप को तुरंत रद्द करने का फैसला कर लेते हैं। उसी समय लिज घबराकर मिस कोलियर को बताती है कि एमा होटल वापस नहीं आई है। पहले तो उसे लगा कि शायद एमा किसी के साथ रुक गई होगी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन वह यह भी बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार उसी पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियनसन सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि डीन भी मौजूद नहीं है। अब यह साफ हो जाता है कि एमा और डीन दोनों ही ग्रुप से गायब हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और एमा के दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। मिस कोलियर पुलिस से पूछती हैं कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। पुलिस जवाब देती है कि ऐसे मामले कभी कभी हो जाते हैं और हो सकता है कि दोनों खुद ही वापस आ जाएं। लेकिन अगर वे समुद्र में कहीं फंस गए हों तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है। जब यह खबर डीन के पिता तक पहुंचती है कि उनका बेटा गायब हो गया है तो वे तुरंत स्कूल पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एमा की मां बारबरा से होती है और उसी समय एमा के पिता फील भी वहां आ जाते हैं। तीनों बेहद परेशान होकर प्रिंसिपल से सवाल करने लगते हैं कि उनके बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। निराश होकर वे वहां से चले जाते हैं। उधर आइलैंड पर एमा और डीन आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक खूबसूरत सा झरना दिखाई देता है। डीन उस नज़ारे से काफी प्रभावित होता है और एमा से कहता है कि वह उसकी एक फोटो ले ले, लेकिन एमा इस बात पर चिढ़ जाती है। वह कहती है कि वे यहाँ फंसे हुए हैं और उसे इस समय फोटो खिंचवाने की पड़ी है। एमा बताती है कि इस ट्रिप के दौरान उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स हासिल करने थे क्योंकि वह आगे चलकर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। अगर वे यहाँ से जल्द बाहर नहीं निकल पाए तो उसका सारा सपना टूट सकता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों आइलैंड के किनारे की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें न तो कोई रास्ता मिलता है और न ही मदद का कोई संकेत। यह देखकर वे फैसला करते हैं कि वापस उसी जगह चलते हैं जहां उन्होंने अपनी बोट छोड़ी थी। जब वे वापस किनारे पर पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनकी बोट वहां नहीं होती। समुद्र की तेज लहरें उसे कहीं दूर बहाकर ले जा चुकी होती हैं। वहां अब सिर्फ एक लाइफ जैकेट पड़ी होती है। पूरा दिन भटकते भटकते दोनों बेहद थक चुके होते हैं।
और धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगता है। रात होने पर डीन लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता है और वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है, इसलिए वह अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। फिर दोनों आग के पास बैठकर बातें करने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद अगले दिन तक उनके माता पिता या रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी। सुबह होने पर डीन की आंख खुलती है, लेकिन जैसे ही वह इधर उधर देखता है उसे एहसास होता है कि एमा वहां मौजूद नहीं है। इसके बाद डीन एमा को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर वह उसे समुद्र के किनारे देखता है, जहां एमा रेत पर बड़े अक्षरों में SOS लिख रही होती है। डीन उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है। एमा जवाब देती है कि वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम या जहाज यहां से गुजरे तो उन्हें संकेत दिख जाए। वह यह भी कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द पीने का साफ पानी ढूंढना होगा, वरना यहां ज्यादा देर तक रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने के बाद डीन समुद्र में थोड़ा तैरने चला जाता है, जबकि एमा किनारे पर खड़ी होकर उसे देखती रहती है। उधर होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन एमा और डीन के माता पिता को बताते हैं कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उन्हें समुद्र में एक छोटी बोट भी मिली है, जिस पर शायद दोनों सवार थे। यह सुनकर डीन के पिता जैक कहते हैं कि अगर पुलिस को उन्हें ढूंढने में समय लग रहा है तो वे किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन मिस्टर क्रिश्चियनसन उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही है और उम्मीद है कि बच्चों को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। वहीं आइलैंड पर एमा पानी की तलाश में घूम रही होती है। तभी उसे अचानक अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे आसपास कोई और भी मौजूद हो और उसे देख रहा हो। ये सोचकर वह घबरा जाती है और जल्दी से वहां से वापस लौट आती है। इसके बाद एमा और डीन मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों और टहनियों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एमा फिर से समुद्र के किनारे जाकर रेत पर बड़े अक्षरों में SOS लिखती है, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर या बोट ऊपर से गुजरे तो उन्हें आसानी से देख सके। दिन गुजरने के साथ दोनों आइलैंड पर खाने की चीजें तलाशने लगते हैं। जो भी उन्हें खाने लायक मिलता है वे उसी से काम चलाते हैं। कुछ देर बाद डीन को वहां केले का एक पेड़ दिखाई देता है। वह उससे केले तोड़ लाता है और दोनों पेट भरकर खाते हैं। आइलैंड का मौसम बहुत गर्म होता है, इसलिए एमा को अपनी लंबी पैंट पहनना मुश्किल लगने लगता है। आखिरकार वह अपनी पैंट को काटकर उसे शॉर्ट्स जैसा बना लेती है, ताकि गर्मी थोड़ी कम महसूस हो। शाम होने पर एमा देखती है कि डीन उनकी बनाई झोपड़ी में आकर लेट गया है। थोड़ी देर बाद वह भी उसके पास आकर सो जाती है। अचानक डीन नींद में करवट बदलते हुए एमा की तरफ मुड़ जाता है और उसका हाथ एमा पर आ जाता है। एमा को यह अजीब नहीं लगता, बल्कि उसे किसी अपने के पास होने का एहसास मिलता है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती और दोनों वहीं सोए रहते हैं। अगले दिन एमा झरने के पास नहाने जाती है। तभी डीन वहां आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। एमा उसे थोड़ा झुंझलाकर कहती है कि वह नहा रही है, इसलिए उसे दूसरी तरफ जाना चाहिए। डीन मजाक में कहता है कि उसी ने तो उसे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा था। ये सुनकर एमा समझाती है कि उसे सच में लगता है कि इस आइलैंड पर शायद कोई और भी मौजूद हो सकता है, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। दूसरी तरफ शहर में एमा की मां बारबरा अपनी बेटी को लेकर बेहद चिंतित होती जा रही है। न्यूज चैनलों में भी अब यह खबर आने लगती है कि एमा और डीन के लापता होने का मामला आधिकारिक तौर पर दर्ज हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा जा रहा है कि शायद दोनों अब जिंदा ना हों और पुलिस उनकी तलाश के साथ साथ उनके शव ढूंढने की संभावना भी देख रही है। फील घर लौटने की तैयारी करता है क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर पर अकेली है, लेकिन बारबरा अभी भी सदमे में होती है। फील उसे समझाता है कि एमा जरूर मिल जाएगी और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर की मदद से एमा और डीन की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। उधर आइलैंड पर शाम ढलने लगती है और अंधेरा बढ़ने लगता है। एमा डीन से कहती है कि उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। तभी डीन को पास ही जमीन पर एक इंसान की खोपड़ी दिखाई देती है। ये देखकर एमा बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि शायद यह भी किसी समय यहाँ फंस गया होगा और उसकी ऐसी हालत हो गई। उसे डर लगता है कि कहीं उनका भी यही हाल ना हो जाए, लेकिन डीन उसे शांत करते हुए कहता है कि हो सकता है वह कोई मछुआरा या तस्कर रहा हो जो यहाँ आकर मारा गया। वह एमा को भरोसा दिलाता है कि उनके पीछे उनके परिवार वाले हैं जो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। वह कहता है कि अगर वे दोनों एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो वे यहाँ से जरूर जिंदा निकलेंगे और एक दिन घर वापस पहुंचेंगे। डीन की बातें सुनकर एमा का डर थोड़ा कम हो जाता है। उसी पल डीन धीरे से एमा को किस कर देता है
एमा के लिए यह पहली बार होता है और उसे भी उस पल में अजीब सा सुकून महसूस होता है। अगली सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि डीन वहां नहीं है। वह घबराकर उसे आवाज देने लगती है, लेकिन आसपास कहीं से कोई जवाब नहीं आता। परेशान होकर एमा उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर वह देखती है कि डीन जमीन में एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है, जिससे उसके घुटने में चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसके पास आता है और उसकी चोट को साफ करके संभालने लगता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद दोनों झरने के पास जाते हैं और वहां पानी में बैठकर आराम करते हैं। उसी दौरान डीन एमा को अपने बारे में एक दर्दनाक बात बताता है कि उसकी मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। एमा उसकी कहानी ध्यान से सुनती है और पहली बार उसे डीन के भीतर छिपे उस अकेलेपन का एहसास होता है जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। थोड़ी देर बाद मौसम बदलने लगता है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। डीन बारिश में भीगते हुए बच्चों की तरह मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे दोनों बारिश में नाचने लगते हैं। उसी दौरान डीन जंगल से तोड़ा हुआ एक छोटा सा फूल एमा के बालों में लगा देता है। ये पल एमा को बहुत अच्छा लगता है। उधर शहर में खबरों में बताया जाता है कि एमा और डीन के गायब हुए अब 1 महीना बीत चुका है। पुलिस को अब यह उम्मीद नहीं रही कि वे जिंदा होंगे, इसलिए आधिकारिक तौर पर उनकी तलाश बंद कर दी जाती है। लेकिन एमा के कुछ दोस्त अब भी मानते हैं कि दोनों कहीं न कहीं जिंदा हैं। एमा की मां बारबरा को भी यही भरोसा होता है। वह डीन के पिता जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एक बार फिर समुद्र और आसपास के आइलैंड्स में अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है। वे जगह जगह पर्चे भी बंटवाते हैं जिनमें एमा और डीन की जानकारी दी गई होती है, ताकि अगर किसी को उनके बारे में कुछ पता चले तो तुरंत खबर मिल सके। काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिलता तो जैक थके हुए स्वर में बारबरा से कहता है कि उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी दोनों का कोई पता नहीं चल रहा। शायद अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा बहुत उदास हो जाती है और भारी दिल से वापस घर चली जाती है। उधर आइलैंड पर डीन एमा को एक अजीब सी हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है। वह कहता है कि उसकी मां ने उसे बताया था कि कभी कभी सूरज डूबने के समय क्षितिज पर एक खास हरी चमक दिखाई देती है। डीन बताता है कि उसने इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन उसने खुद कभी उस रोशनी को नहीं देखा। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं। अब दोनों उस आइलैंड के माहौल के साथ खुद को ढाल चुके होते हैं। वे समुद्र में तैरते हैं, जंगल में घूमते हैं और धीरे धीरे उस जगह की खूबसूरती को महसूस करने लगते हैं। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं और अकेलेपन में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। एक दिन एमा उत्सुकता से डीन से पूछती है कि उसका पहला अनुभव कैसा था और वह लड़की कौन थी। डीन थोड़ी देर सोचकर बताता है कि स्कूल के दिनों में उसकी एक दोस्त थी जो उससे उम्र में थोड़ी बड़ी थी और उसी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ था। डीन समझ रहा था कि एमा के लिए यह सब पहली बार है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि उसे कैसा लगा। एमा थोड़ा हंसते हुए कहती है कि अनुभव तो अच्छा था, लेकिन गलत जगह पर रेत चली गई। फिर मजाक में कहती है कि उसे अभी और अनुभव चाहिए। डीन भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है, समय तो उनके पास बहुत है। कुछ समय बाद दोनों जंगल में फल ढूंढने जाते हैं। डीन थोड़ा आगे बढ़कर पेड़ों से फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें आसमान से एक विमान की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही दोनों तेजी से खुली जगह की तरफ भागते हैं। डीन तुरंत एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है ताकि वह उस विमान को संकेत दे सके, लेकिन उसे फ्लेयर गन नहीं मिलती। इसी बीच वह विमान उनके ऊपर से निकलकर बहुत दूर चला जाता है। एमा भी घबराकर बैग में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वह भी उसे नहीं पाती। अब एमा को शक होने लगता है कि शायद उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर से सिर्फ वही एक विमान गुजरा होता है। कोई भी उन्हें ढूंढने नहीं आया। एक शाम दोनों अपनी झोपड़ी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद अब उन्हें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वे सोचते हैं कि अगर यही उनकी किस्मत है तो क्यों ना इस आइलैंड पर ही एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया जाए। उसी समय अचानक जंगल की तरफ से किसी जानवर की आवाज आती है। डीन उस आवाज का पता लगाने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। एमा को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वह भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर डीन अचानक रुक जाता है
क्योंकि सामने एक काला पैंथर खड़ा होता है। उसे देखते ही डीन डर कर भागने लगता है। भागते भागते वह काफी दूर पहुंच जाता है और अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। एमा दौड़ती हुई जब उसके पास पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। डीन के हाथ में खून से सना हुआ चाकू होता है और पास ही एक मरा हुआ ब्लैक पैंथर पड़ा होता है। डीन ने अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़कर उसे मार गिराया था। समय के साथ शहर में एमा और डीन के दोस्त और परिवार वाले धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ आइलैंड पर एमा और डीन भी अब वहां जीना सीख चुके होते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका होता है कि शायद कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, इसलिए वे वहीं रहकर अपना जीवन बिताने का फैसला कर लेते हैं। वे शिकार करना सीख लेते हैं, जंगल से खाना ढूंढते हैं और अपनी बनाई हुई झोपड़ी में रहते हैं। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे का साथ देकर खुश रहने की कोशिश करते हैं। एक दिन अचानक एमा को उल्टियां होने लगती हैं। ये देखकर डीन थोड़ा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है। एमा तुरंत जवाब देती है कि नहीं, शायद कुछ गलत खा लेने की वजह से ऐसा हुआ होगा, और वह बात को वहीं टालने की कोशिश करती है। इसके बाद एमा थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए डीन के पास आकर लेट जाती है। दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक ऊपर से कुछ चीजें गिरने लगती हैं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जब वे ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि पेड़ की शाखा पर एक बंदर बैठा है जो उनके सामान से खेलते हुए एक एक करके चीजें नीचे फेंक रहा है। तभी उनकी नजर उस बंदर के हाथ में पकड़ी हुई एक चीज पर पड़ती है। वह वही फ्लेयर गन होती है जो उस दिन उन्हें नहीं मिल पाई थी। एमा जल्दी से एक केला उठाती है और बंदर को दिखाती है। केले को देखकर बंदर लालच में आ जाता है और फ्लेयर गन नीचे फेंक देता है। एमा तुरंत उसे उठा लेती है। उसी समय उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों बिना देर किए खुली जगह की तरफ भागते हैं। एमा जल्दी से फ्लेयर गन लॉड करती है और आसमान की तरफ फायर करती है। चमकदार सिग्नल देखकर हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन्हें देख लेते हैं। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर नीचे आता है और आखिरकार एमा और डीन को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। करीब 3 महीनों तक आइलैंड पर फंसे रहने के बाद दोनों आखिरकार सभ्यता की दुनिया में वापस लौट आते हैं। एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, सभी उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं और खुशी से उनसे मिलते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने परिवार के साथ घर लौट जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उसी रात डीन चुपके से एमा से मिलने आ जाता है। दोनों थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं और यह महसूस करते हैं कि घर वापस आकर सब कुछ कितना अलग लग रहा है। डीन धीरे धीरे एमा के करीब आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा थोड़ा पीछे हट जाती है। वह कहती है कि घर पर हर कुछ मिनट में उसके माता पिता उससे मिलने आ रहे हैं, इसलिए अभी यह सही समय नहीं है। फिर वह डीन से कहती है कि उनके सुरक्षित लौटने की खुशी में उसके माता पिता ने एक छोटी सी पार्टी रखी है और उसे भी उसमें आना चाहिए। अगले दिन पार्टी में काफी लोग इकट्ठा होते हैं। एमा के माता पिता सभी मेहमानों के सामने भावुक होकर अपने बच्चों के सुरक्षित लौटने के बारे में कुछ बातें करते हैं। इसी बीच एमा की छोटी बहन स्टेसी डीन के पास आती है और पूछती है कि वह सबके साथ क्यों नहीं घुल मिल रहा। डीन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे भीड़ में ज्यादा सहज महसूस नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह इशारे से एमा को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उस समय सबके साथ व्यस्त होती है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। यह देखकर डीन चुपचाप पार्टी से निकल जाता है। समय के साथ सब कुछ फिर पहले जैसा होने लगता है। आइलैंड से वापस आने के बाद एमा काफी मशहूर हो जाती है। लोग उसकी कहानी सुनना चाहते हैं और मीडिया भी उसमें दिलचस्पी दिखाता है। दूसरी तरफ डीन की जिंदगी लगभग पहले जैसी ही रहती है। वह अब भी अकेला रहता है। कभी कभी जब एमा और डीन एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो वे बस एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। कुछ दिन बाद एमा डीन को फोन करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। उसी दौरान एमा के कमरे में उसकी बहन स्टेसी आती है। वह भावुक होकर कहती है कि जब एमा गायब हो गई थी तब सबको लगा था कि शायद वे उसे हमेशा के लिए खो चुके हैं। पूरे परिवार ने उसे बहुत याद किया था। अब जब वह वापस आ गई है तो सबको बहुत सुकून मिल रहा है। ये सुनकर एमा अपनी बहन से कहती है कि वह सच में बहुत अच्छी बहन है। फिर दोनों साथ में आने वाली प्रोम पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वहां खड़े होकर वह अपनी माँ को याद करता है और काफी देर तक रोता रहता है। उसी रात जब वह घर पर टीवी देख रहा होता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह प्रोम पार्टी में जाने के लिए उनका कोट पहनना चाहेगा। प्रोम की रात एमा अपनी बहन के साथ पार्टी में पहुंच जाती है।
वहां उसकी दोस्त लिज उसके पास आती है और कहती है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। वह एमा को बाहर की तरफ ले जाती है। जैसे ही एमा बाहर निकलती है, वह देखती है कि बारिश हो रही है और उसी बारिश में डीन खड़ा है। उसने कोट पहन रखा है और वह एमा का इंतजार कर रहा है। उसे देखकर एमा को आइलैंड पर बिताए गए वे सारे पल याद आने लगते हैं। समुद्र, बारिश, वह झोपड़ी और उनके बीच का वह अनकहा रिश्ता। एमा धीरे धीरे बाहर जाती है और डीन के पास पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ पल बाद वे गले मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी खूबसूरत पल के साथ उनकी यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।